इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है वो प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में कैसे रिलेटेड है, और इसका जो है ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रिलेशन वाला इक्वेशन है V1/V2 = I2/I1 = N1/N2 टर्न रेशियो, इस रिलेशन को कैसे यूज़ करते हुए हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे और उसके बाद फिर इस रिलेशन को फेजर डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, ये हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आपको क्या क्या होगा? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आपका जो है रेसिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, लीकेज फ्लक्स भी होगा, और इन सारे का इफेक्ट जो है वो हमें देखना है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये अगेन एक बार हम आपको और बता दें, ये आपका क्या है? आइडियल ट्रांसफार्मर है मॉडल, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस, लीकेज, रिएक्टेंस इंक्लूडेड नहीं है। ये X2 सेकेंडरी रेसिस्टेंस है, सेकेंडरी रिएक्टेंस है, और R2 सेकेंडरी रेसिस्टेंस है। उसी तरह V2 सेकेंडरी वोल्टेज है, E2 सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, E1 प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये XM1 लीकेज रिएक्टेंस है, RC1 ये कोर लॉस है ट्रांसफार्मर में, ये इस करंट की वजह से I2R लॉस ये देता है। ये क्या है? ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, इसके वजह से कोई लॉस नहीं होता है, ये कोर को मैग्नेटाइज करता है। कोर को मैग्नेटाइज करने की इसलिए जरूरत है, अगर कोर मैग्नेटाइज नहीं होगा तो ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है वर्क नहीं करेगा। प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी में, प्राइमरी में तो आएगा वोल्टेज, लेकिन सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस्ड नहीं होगा। ये फ्लक्स लिंकेज के वजह से सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो कि हम फैराडे लॉ से देखे थे, E = N/dt। अब ये फाई का वैल्यू भी पुट करके हम आगे एक रिलेशन और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के टर्म में दिखाएंगे। तो इस E1 का जो वैल्यू है प्राइमरी साइड में, इसको हम इस रिलेशन से, ये भी रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं E1 के लिए। जैसे कि प्राइमरी में अगर हमें E1 लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? E1 = N1 d∅dt, N1 d∅dt. This is the relation for induced EMF, d∅dt. Suppose if phi is because it is AC, so suppose phi = phi m sin omega t. Let it be phi sin omega t. So you just put this value phi here and differentiate it. So what you get? You will get the value of induced EMF E1 equal to how much you will get? You will get N1 multiplied by phi m and multiplied by omega I into cosine of omega t. This you will get very easy. जस्ट आपको करना क्या है कि यहाँ पे फाई का वैल्यू phi m sin omega t पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा। अब E1 का ये मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा? जब cos का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये E1 का जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये E1 का क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा E1 का। अब अगर E1 का हम RMS की वैल्यू बात करें, वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो E1 का RMS वैल्यू की अगर बात किया जाए, E1 RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? RMS वैल्यू जो है ये आपका हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इस मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देना है। तो N1 मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम फ्लक्स phi m, और उसके बाद आप phi m को क्या करेंगे? इस ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको हम 2πf भी लिख सकते हैं, 2πf
और इनटू एफ इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, 2 पाई एफ, एंड इसको डिवाइड करना है आपको √2 से, तब जाके ये आपको क्या मिल जाएगा, जब इसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा RMS वैल्यू, और ये RMS वैल्यू जब इसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.44 ये 4.44 N1 मल्टीप्लाइड बाई 5m मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। ये आपको इंड्यूस, इसमें सारा चीज देखिए कि नंबर ऑफ टर्न क्या है, कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ये मैक्सिमम फ्लक्स है। तो ये नंबर ऑफ टर्न जो है ये प्राइमरी साइड का है, इसको हम अगर बढ़ा देंगे तो ये वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कम रहेगा तो ये वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ट्रांसफार्मर का एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन है 4.44 N1 और फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वेशन कभी कभी पूछा जाता है कि डिराइव करिए ये रिलेशन को, ये हम हर समय हर एग्जाम में बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये रिलेशन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज का रिलेशन डिराइव करिए। तो ERMS इक्वल टू 4.44 N1 इंटू 5m इंटू एफ। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, RMS भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू क्या होता है, ये RMS वोल्टेज ही होता है AC के केस में। तो ये हमारा जो रिलेशन है ये हम इसमें अब देखते हैं इस रिलेशन को कैसे हम यूज करते हैं। ये देखिए कि ये आपका जो है सेकेंडरी साइड में ये E2 वोल्टेज होगा V2 प्लस I2 R2 प्लस JX2, यहाँ का वोल्टेज, करंट का फ्लो ऐसे KVL लगा देंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और ये रिलेशन जानते हैं V1 बाई V2 इक्वल टू E1 बाई E2 इक्वल टू I2 बाई I1 इक्वल टू A होता है। ये टर्न रेशियो हम जानते हैं रिलेशन को। अब प्राइमरी में भी वोल्टेज देख लीजिए, यहाँ पे V1 वोल्टेज है तो KVL लगाएंगे तो I1 R1 प्लस JI1 X1, ये तो शंट पैरामीटर है, पैरेलल में है, इससे इसमें कोई ये डिफरेंस नहीं होगा, और ये प्लस E1, यानी E1 प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज V1 हो जाएगा हमारा। तो V1 इक्वल टू E1 प्लस ये हो गया, और E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस JX2 हो गया। अब क्या करते हैं, इस दोनों रिलेशन को यूज करके यहाँ पे V1, आप देखिए कि E1 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 को हम लिख सकते हैं यहाँ से अगर देखिए E1 को, ये E2 इसके साथ जा करके E2 इंटू हम A कर दें तो E1 हो जाएगा E2 मल्टीप्लाइड बाई A क्या है आपका टर्न रेशियो है। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। I1 R1 X1 अभी ऐसे ही रहा। फिर क्या किया इसको, अब देखो इसमें क्या है कि ये A तो ये A है, E2 का वैल्यू यहां से लिया, इस इक्वेशन से E2 का वैल्यू यहां से लेके इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया। E2 का वैल्यू V2 प्लस I2 ब्रैकेट में R2 प्लस JX2, और ये A2 है यहाँ आ गया, ये जैसा है एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब हम ये भी जानते हैं कि I2 का वैल्यू लिखे हुए हैं ऑलरेडी, कि I2 का वैल्यू I2 डैश मल्टीप्लाइड बाई I2, ये I2 इक्वल टू यहां से क्या कर दिया, I2 डैश का जो वैल्यू है यहाँ पे V1 में देखेंगे, V2 इस A से पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से A से मल्टीप्लाई कर दिया V2 इंटू A, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे A आ जाएगा, A मल्टीप्लाइड बाई I2, और I2 इक्वल टू क्या है, जो I2 को जो है हम पहले निकाले थे, ये आपका क्या था, I2 मल्टीप्लाइड बाई A इक्वल टू था I2 डैश, ये था, ये रिलेशन उल्टा है, ये इसको आप क्रॉस कर दें, ये रिलेशन। हाँ, अब क्या किया इसमें मैंने कि ये I2 मल्टीप्लाइड बाई A हो गया, यहां से आया इसमें, और ये I2 डैश के टर्म में ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ से I1 R1 X1 आ गया। अब इस रिलेशन को, तो ये जो रिलेशन हमारा है, ये रिलेशन I2 इक्वल टू I2 डैश मल्टीप्लाइड बाई, ये करेक्ट है,
ये रॉन्ग नहीं, ये करेक्ट है। ये कैसे करेक्ट है ये हम अभी देखते हैं। ये क्या है, I2 बाई I1, यहाँ से अगर देखें I2 बाई I1 ये क्या होगा, इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका टर्न रेशियो यानी कि A, और इस A को इधर अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, I1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा I2 बाई A, और इसी I2 बाई A को ही क्या कहते हैं, I2 डैश कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी करंट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, सेकेंडरी करंट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड I2 डैश। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये I2 बाई A इक्वल टू I2 डैश, तो A इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाइड बाई I2 डैश, जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस I2 का वैल्यू जो है, इस I2 का वैल्यू, ये I2 जो है, जो इक्वल है हमारा I2 डैश मल्टीप्लाइड बाई A, यहाँ पर रखना है हमको। I2 के जगह पर I2 डैश मल्टीप्लाइड बाई A रख दिया, और ये A यहाँ पहले से है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के I2 डैश मल्टीप्लाइड बाई A स्क्वायर R2 प्लस JX2, और ये टर्म जैसा है वो ऐसा ही यहाँ रह जाएगा। अब इस रिलेशन को थोड़ा आगे और एक्सटेंड करते हैं, तो हमारा ये V1 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा V2A प्लस I2 A स्क्वायर R2X प्लस JX2 प्लस I1 मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस JX1। अब इस रिलेशन को जो है, पहले वाला में मैंने बताया था कि ये रेसिस्टेंस कौन सा है, सेकेंडरी रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड हो गया, इसका वैल्यू ये होता है, और ये सेकेंडरी रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड का जो वैल्यू होता है वो ये होता है। इस रिलेशन को इसमें हम डालेंगे, ये A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2 यहाँ पे आएगा, और A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई X2 हो जाएगा। तो इस रिलेशन को यहाँ पे डाल करके इसको R2 डैश और X2 डैश लिखेंगे। तो इससे हमारा ये रिलेशन देखो, ये I2 डैश है, ये हमारा हो गया I2 डैश, और इसको A स्क्वायर से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा R2 डैश आ गया, और इस A स्क्वायर से फिर जो है इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा X2 डैश आ गया। तो ये हमारा V1 डैश, V2 डैश, और V2 मल्टीप्लाइड बाई A क्या है, ये हमारा V2 डैश है, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी साइड। सेम रिलेशन यूज करना है, V1 बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2 इक्वल टू I2 बाई I1। तो अब इस रिलेशन से हम इस इक्वेशन पे पहुंचते हैं कि ये I1 ये हमारा हो जाएगा R1 प्लस JX1, ये पहले लिख दिया, इसके बाद में ये लिख दिया, ये V2 है। इस रिलेशन को, ये सेम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। अब इससे हमारा V1 जो फिर वही रिलेशन मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया एक बार और, I1 R1 प्लस JX1 I2 डैश R2 डैश JX2 डैश। ये आप ध्यान रखें कि X2 डैश सेकेंडरी रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, R2 डैश है ये सेकेंडरी रेसिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड है, और I2 डैश जो है, जो कि I2 बाई A है, वो सेकेंडरी करंट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी वोल्टेज है जो कि रेफर्ड टू प्राइमरी साइड है। तो ये सारे पैरामीटर अब हमारे क्या है, प्राइमरी साइड में रेफर हो गए। ये वोल्टेज रेफर हो गया, ये करंट जो है सेकेंडरी का प्राइमरी में रेफर हो गया, ये सेकेंडरी का रेसिस्टेंस रेफर्ड हो गया प्राइमरी में, ये सेकेंडरी का रिएक्टेंस है जो कि रेफर हो गया प्राइमरी में। तो इस तरह से सारे मॉड्यूल हमारे प्राइमरी साइड में आ गए, और ये I1 R1 X1 ये सारे प्राइमरी पैरामीटर्स ही हैं। तो इन सारे को अगर हम एक फॉर्म में देखें, एक जगह एनालाइज करके इसको देखें, तो ये जो सिस्टम है हमारा, जो ये सेकेंडरी का हर चीज अब ये प्राइमरी साइड में आ गया। ये V2 डैश हो गया, ये I2 डैश हो गया, ये पूरा इक्वेशन यहाँ वाला ये यहाँ आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ है। इस सर्किट को और भी हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है R1 X1, और ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड है। ये मैथमेटिकल रिलेशन है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे रिलेशंस हमने जो है, ये सारे रिलेशंस इसमें यूज किए गए। ये सारे पैरामीटर रेफर टू इधर है, ये प्राइमरी साइड है। सेकेंडरी में करने के लिए फिर हम देखेंगे दूसरे वीडियो।